नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। जैविक खादों के उपयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। बढ़ती शहरीकरण में जरूरी है आधुनिक खेती। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि की लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उत्पादकता में भी कमी हो गई है। इसके लिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं संदीप यूनिवर्सिटी जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ सत्येंद्र कुमार झा से। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम जो जानेंगे कि जैविक खाद होता क्या है। जैविक खाद में हम लोग क्या करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं तथा फसल की उत्पादकता को भी हम लोग बढ़ाते हैं। अब जैविक खाद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के बढ़ते हुए इस मॉडर्नाइजेशन में, यानी कि मॉडर्नाइजेशन में इससे ये होता है कि दुष्प्रभाव बहुत सारे पड़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग रासायनिक उर्वरक का यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खाद का यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को इसे उबरना होगा और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मृदा पे, हमारे जो जलवायु है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर, यानी कि जैविक खाद का उपयोग कर हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं और हम अपने जो फसल है उसको भी हम लोग उसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि सूक्ष्म जीव में जैसे कि हम लोग एज़ोटोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि हम लोग गेहूँ, धान और ज्वार, बाजरा इस सब में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारा उर्वरा शक्ति है मृदा का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ जो फसल है उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये तो था एज़ोटोबैक्टर। उसी के साथ एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, हमारे मृदा में जो भी फॉस्फोरस होते हैं उस फॉस्फोरस को वो क्या करता है, घुलन कर देता है। और उसको घुलन के बाद वो मृदा से क्या करता है, पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। और जो कि फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए, यानी कि पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उसके अनाज के लिए बनाने में, साथ साथ उसके प्रकाश संश्लेषण में भी वो मदद करता है। एज़ोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूं, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग राइजोबियम के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि अब एजोस्पिरियम नाम का भी बैक्टीरिया होता है। ये भी हमारे मृदा को क्या करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ साथ फसल को भी ये उसमें हेल्प करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ यदि गेहूं का देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छा जैविक जो होता है खाद होता है जिसमें एजोला बोला जाता है, जो कि हमारे धान के फसल को, उसकी उत्पादकता को लगभग 25 से 40% तक वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यदि हम लोग ये सब यूज़ करते हैं सूक्ष्म जीवों का, यानी कि जैविक खाद का, तो इससे हमारे मृदा तो स्वस्थ रहेंगे, साथ ही हमारे फसल भी अच्छे होंगे और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ये वायुमंडल पे और हमारे जलवायु पे।
तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद पे ज़्यादा वो थोड़ा तवज्जो दें, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों में ये जो जलवायु में जो समस्या आ रहा है, चाहे हमारी मृदा की जो समस्या उर्वरकता खत्म हो रही है और हमारा पैदावार कम हो रहा है, इससे जैविक खाद के यूज़ करने से, उपयोग करने से, ये सब चीज़ें उपयोग करने से उर्वरा शक्ति और प्लांट का यानी पौधे का विकास अच्छे से होगा। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है, उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पिरिल्लम या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। उर्वरा जैसे कि हमने अभी आपको एजोला बताया था, यदि उसको एजोला को यदि हम लोग धान में यूज करते हैं तो उससे 25 से 40% धान का उत्पादकता बढ़ जाता है। जबकि आप यही पर यदि रासायनिक खाद का यूज करते हैं तो उससे 40% तो उत्पादकता नहीं बढ़ता है। उससे उल्टा क्या होता है, हमारे मृदा की उर्वरक शक्ति ही कम कर देती है और जो हमारा पौधा होता है उसके लिए भी यानी ज़्यादा यदि नाइट्रोजन या यूरिया डाल देते हैं हम लोग खेत में तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अब क्यों? क्योंकि यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से क्या होता है, उसका जो यानी कि पत्तियों का विकास ज़्यादा हो जाता है और पत्तियों का विकास ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो रोग होते हैं जैसे बैक्टीरिया के यानी कि जीवाणु रोग, वायरस वाले रोग, वो ज़्यादा पनप जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, फसल और उसमें क्या होता है, उत्पादकता और कम हो जाती है उसकी। जबकि यही हम लोग यदि एजोला का यूज़ करते हैं तो इसका कोई मतलब हार्मफुल यानी कि उसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। लगातार बढ़ते शहरीकरण से आज खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती या खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है और शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है।
तो वेजिटेबल्स जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और हमारे स्टॉल में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करिए। पोषण वाटिका यूज़ कर रहे हैं, फिर वर्टिकल फार्मिंग आपके पास जो है अभी फ्लैट सिस्टम है। अर्बन जो हॉर्टिकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का यही है कि लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसमें जो है वरांडा है, उसमें आप अपना वर्टिकल गार्डन बनाइए, अपना सब्जी आप खुद उगाइए। साथ साथ में जो है हम लोग जगह स्पेस भी बचाना चाह रहे हैं मल्टी टायर सिस्टम से। उसमें जो है एक ही पीस ऑफ लैंड, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन अभी लैंड का पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह में आप तीनों सब्जियां लगाइए। नीचे के लेयर में जो है कोई रूट वेजिटेबल लगाइए या स्टेम वेजिटेबल जैसे पोटैटो हो गया या फिर जिंजर हो गया, अदरक हो गया, ये आप आलू या अदरक नीचे के लेयर में लगाइए। बीच वाले लेयर में जो है आप भिंडी लगा सकते हैं, बोड़ा लगा सकते हैं या फिर टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। और टॉप लेयर जो है उसका, उसमें जो है कोई वाइनी, जो कद्दू वर्गीय जैसे वाइनी कोई भी वेजिटेबल है, सब्जी है, उसको आप लगाइए। तो एक ही जो जगह है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं ज़्यादा, उससे जो है आपका पर यूनिट एरिया जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोग्रीन्स का जो है आपको छोटा सा ही एरिया चाहिए, उसमें आप काफ़ी अच्छा इंटेंस जो है सीड सोइंग करेंगे, अंकुरन जो होगा उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, घर ही में लगा के तुरंत खाइए। वो तो इससे जो है आपका जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप लगाइए। साथ साथ में हम ये भी दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से जो है आपका एस्थेटिक वैल्यू फ्लावर से भी आता है। ये आप नेचर इन मिनिएचर का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। जब थकान होती है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के बाद में जो है आप घर आते हैं, थोड़ा सा नेचर, छोटा सा नेचर ऐसे फाउंटेन करके ये आप अपने घर के साइड में रख सकते हैं, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। शाम में आपका जो है स्ट्रेस रिलीव होता रहेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हम लोग दर्शाना चाहते हैं। साथ साथ में हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है आप जान रहे हैं कि क्योंकि ये वैल्यू एडेड वेजिटेबल्स का भी जो है आप उसमें लगा सकते हैं। साथ साथ में जो है आपका अर्बन हॉर्टिकल्चर और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स भी जो है उसका जो स्पेस आपका है उसके साइड में आप एक हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसमें जो है आप लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हो गया या हाई वैल्यू वेजिटेबल लेट्यूस जैसे या चाइनीज कैबेज जैसे ऐसे वेजिटेबल्स को लगा के सालों भर उगा सकते हैं और अपना भी जो है एस्थेटिक वैल्यू भी उससे बिल्डिंग का बढ़ेगा। साथ साथ में आपको कल्टीवेशन भी बढ़ेगा।
आपका न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको खाएंगे तो अपना उगा के खाने का जो महत्व होता है वो एक जगह पे सेटिस्फैक्शन भी बहुत देता है, साथ साथ में आपको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वो अच्छे से आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हमारा एम यही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दिलाए, साथ साथ में जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी आए। कैसे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं सब्जियों से, फूलों से, यही हम लोग अपने स्टॉल से दर्शाना चाह रहे हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बिहार और झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जिनमें सिंचाई जल की काफी कमी होती है। इन क्षेत्रों के किसान खरीफ को छोड़कर अन्य मौसमों में कोई भी फसल नहीं ले पाते हैं और खेत खाली पड़े रहते हैं। अगर किसान इन क्षेत्रों में कम पानी वाली फसलें और औषधीय फसलों की खेती करे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ऐसे ही एक फसल है लेमन ग्रास। जी हाँ, लेमन ग्रास की खेती आप कम पानी और कम उपजाऊ जमीन पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसके जो उन्नत प्रजाति है, जो कि CMF लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके
कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हजार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1,000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए सवालों में जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कल्याणपुर जिला पटना के किसान रंजीत कुमार ने। आप अरबी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रंजीत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बिहार के किसान जो अरबी की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी महीने से वो लेके मार्च महीने तक इसकी खेती कर सकते हैं। तो अरबी में अभी हमारे यहाँ 2 प्रजातियाँ बिहार में मुख्यतः लगाई जाती हैं, जिसमें एक प्रजाति हमारी बहुत पुरानी प्रजाति है जिसका नाम राजेंद्र अरबी 1 है, राजेंद्र अरबी 1, और दूसरी प्रजाति अभी पिछले साल ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से निकली है जिसका नाम राजेंद्र अरबी 2। तो ये 2 प्रजातियां जो है और दोनों की ही उपज क्षमता लगभग 18 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है। तो अरबी लगाने के लिए हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हम लोग का खेत समतल हो, उसमें पानी का जमाव जो है एक जगह पे ना हो और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अरबी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर दे रही है।
अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा करने के लिए बिजाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। साथ ही अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद खेत में मिला दें। और खाद की जो है नाइट्रोजन जो है हमारा इसमें 60 किलो प्रति हेक्टेयर, 40 किलो फास्फोरस और 60 किलो जो है पोटास की मात्रा हम लोग लेते हैं। अरबी के बीजों की रोपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रोपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। यह मात्रा कंद आकार और रोपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रोपाई से पहले उन्हें बाविस्टीन या रिडोमिल MZ 72 की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद कंद की रोपाई 2 तरीकों से की जाती है। अरबी लगाने के समय हम लोग लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर 1 फुट की रखते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक अरबी के पौधों को अपने खेत में लगा सकते हैं। और ये पूरी ही जून तक में ये फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान 5 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आप